गुड मॉर्निंग 8th क्लास स्टूडेंट। आज का हमारा विषय है सामाजिक अध्ययन हमारे अतीत और लेसन नंबर 4। इसके अंदर हम आदिवासी जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे कि आदिवासी कौन थे और उनका जीवन कैसा था, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा लेसन का नाम है आदिवासी, देखू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो आओ हम इसको आज पढ़ते हैं। 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। तो छात्रों, ये बात बिरसा मुंडा के बारे में है, जो छोटा नागपुर के जंगलों में रहता था। वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दिक्कू, जो बाहरी लोग थे, की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे और उसे भगवान मानने लगे थे। उसे यकीन था कि उसकी समस्याएं, यानी वो उन लोगों की समस्याएं दूर करने के लिए आया है। अब हम पढ़ते हैं बिरसा का जन्म कहाँ हुआ था। तो बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह था जो छोटा नागपुर में रहता था। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उराव भी शामिल थे। ये सभी आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। बिरसा किन किन समस्याओं को हल करना चाहता था, उन्हें दिक्कू कहा जा रहा था। वे बाहरी लोग कौन थे, उन्होंने इलाके के कुछ लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था, अंग्रेज़ों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था, आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था। इस अध्याय में हम सभी आदिवासी, दिक्कू और उराव जाति के जो लोग थे उनके बारे में विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। ज़्यादातर जो आदिवासी लोग थे, कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी। इस समाज में गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक सामाजिक फर्क नहीं था। आगे आता है कि जो जनजातीय समूह के लोग थे किस प्रकार जीते थे। 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। कुछ झूम खेती करते थे। झूम खेती यानी जंगलों को साफ करके जो भूमि कृषि योग्य बनाई जाती थी उसे झूम खेती कहते थे। उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती गुमंतु खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांश जंगलों के छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग ज़मीन तक धूप लगाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे और ज़मीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली ज़मीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटाश होती थी, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती थी। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से ज़मीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काट के दूसरी जगह कृषि के लिए चल पड़ते थे। यानी कहने का अर्थ है कि वो एक ही बार उस ज़मीन के ऊपर खेती करते थे और फसल पक जाती तो वो ज़मीन को छोड़ देते थे और आगे जंगलों को साफ करके नई खेती शुरू करते थे। इनमें कुछ शिकारी और संग्राहक भी थे। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे।
वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार करते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों में मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का भी इस्तेमाल करते थे। जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को वो स्थानीय बाज़ारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की जरूरत होती थी तो वे खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे। इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे, इसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। कई बार तो इन चीज़ों के अदला बदली से काम चल जाता था और वे अपनी कीमतों या कीमती वन उत्पादों के बदले ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे। कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आपस में गांव में नौकरी भी करते थे। कोई भी बोझ होता था तो कोई सड़क निर्माण कार्य में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेती मजदूर थे जो खेती करते थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय, जैसे मध्य भारत में बेगा, ये भी एक समुदाय था, औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बेगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती थी। जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्याज की रकम वसूलते थे। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में धकेल दिया था। अब आता है कि वो क्या कुछ पालते थे। तो उनमें से कुछ लोग जानवर पालते थे। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों भेड़ों की रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ आते फिरते थे। जब एक जगह पर घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाला वन गुर्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंसों के झुंडों में रहते थे, यानी उनको पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। आगे आता है इनमें से कुछ लोग खेती करते थे। 19वीं सदी के पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह पर टिककर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने के बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे ज़मीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मडाओं की तरह ज़मीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के समुदाय सदस्य को मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर ज़मीन साफ की थी। लिहाजा ज़मीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी हो जाते थे। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह टिककर या ठहरकर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्राहक या घुमंतू खेती करने वाले के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जंगलों में रहने वाले जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेज़ों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना अति जरूरी है। आगे आता है औपनिवेशिक शासन में आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा था। तो इसके अंदर आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ था। अंग्रेज़ों के आने से पहले बहुत सारे इलाके आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे ज़मीन पर एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे। उन्हें कई कई गांवों पर
ज़मीन का मालिकाना तो मिला रहा था, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियाँ छिन गई थी। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था। उन्हें अंग्रेज़ों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था। उनसे पहले उनके पास जो ताकत होती थी, अब वह नहीं रही थी। वे परंपरागत कामों को साफ करने या उनके पूरे लाचार हो गए थे। तो आज का हमारा लेसन दोस्तों यहीं तक था। आगे पढ़ेंगे आगे वाली वीडियो में। तब तक आज्ञा दें। धन्यवाद।